गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी बट इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और सभी को एक अनसर्टेनिटी लाइफ में दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और ये डिफरेंट सेक्टर में स्टूडेंट से लेकर जॉब से लेकर बिजनेस से लेकर सभी जगह ये अनसर्टेनिटी है। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस अनसर्टेनिटी को और डिफिकल्ट टाइम को क्या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये टाइम एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट हो सकता है? जैसे आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम हमारे प्रोडक्टिव टाइम को कैसे इंक्रीज करें, स्टडी आवर्स को कैसे इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बार बार लेजीनेस आता है, सारा दिन घर पे रहना है। तो इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्या इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी लाइफ की स्पैन को 10 to 15 ईयर्स बढ़ाने के लिए, और वो 10 to 15 ईयर्स प्रोडक्टिव बढ़े। देखो, एवरी थिंग इन द लाइफ स्टार्ट विद द थॉट प्रोसेस। तो दो ही ऐसी चीजें हैं, एक है कि हम हमारी थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करें, दूसरा ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें। क्योंकि अगर हम इन दोनों को चेंज कर पाए, थॉट प्रोसेस और लाइफ स्टाइल, तो डेफिनेटली ये काम बहुत आसान हो सकता है और आज के चैलेंजेस को हम हमारे लिए एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमको दोबारा नहीं मिल सकती। क्योंकि इस वक्त जो फ्री टाइम हमारे पास में है, जितना टाइम इस थॉट प्रोसेस में हम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेज जो टाइम आने जाने में, फ्रेंड्स के साथ जाने में, इधर उधर जाने में, डिस्कशंस करने में जो जा रहा था, वो अभी बिल्कुल नहीं जा रहा। तो वी हैव एनफ टाइम टू स्पेंड एंड टू थिंक कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का जो मैं सेशन है, ये केवल और केवल हमारी हैबिट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और ऐसा क्या स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो। यू सी, थॉट प्रोसेस को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑल्दो दोनों एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री है। थॉट प्रोसेस के थ्रू ही हम हैबिट्स चेंज कर सकते हैं और हैबिट्स चेंज करके ही हम थॉट प्रोसेस पे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अच्छी हैबिट्स बनती है वैसे वैसे थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होती है। लेकिन हैबिट्स चेंज करना प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा आसान है, और जब हैबिट्स चेंज होगी, हमें गुड फीलिंग आएगी, तो फिर अब थॉट प्रोसेस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम हमारी हैबिट्स पे ध्यान दें, और अगर उस हैबिट्स को चेंज करने की तरफ हम सोचना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम थॉट प्रोसेस पर भी वर्क कर पाएंगे। तो आई स्टार्ट विद द हैबिट। और हैबिट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम बहुत कम ध्यान देते हैं, और वो है फूड हैबिट्स। देखिए, फूड हैबिट पर वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में जितने कंपोनेंट्स हैं, और जिस बॉडी, हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में जितने हमें कंपोनेंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, केमिकल्स चाहिए, अगर वो सारे हम डिजायर्ड क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ की लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं है, और हम ज़्यादा टाइम तक सरवाइव करेंगे, हमारी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, और ये सब अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मतलब हम ज़्यादा अपने आप से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा हैप्पी रह पाएंगे। तो आई वांट टू स्टार्ट विद द फूड हैबिट। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है, आई विल टेक इन 3-4 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इस डिस्कशन में एक बहुत छोटा सा पार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक नहीं। आप में से कई लोग या बहुत सारे लोग वर्ड यूज करते हैं गट फीलिंग। तो थोड़ा आज मैं गट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। ऑल्दो यहाँ साइंस पढ़ाना मेरा एम नहीं है, ठीक नहीं, बट ऑल ऑफ यू नो कि जो सारा बॉडी का हमारा कंट्रोल होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और नर्वस सिस्टम काम करता है, जो आप बेसिकली कह सकते हैं कि वो नर्वस सिस्टम हमारे गट में होता है, ठीक नहीं, इंटेस्टाइन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
हम कह सकते हैं कि दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। इनकी थोड़ा डिटेल्स हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी मोटर न्यूरॉन्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि वो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और एक हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है, इसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्क करता है। हमारे सामने अचानक से कुछ कार आ गई, या हमारा मूड अच्छा नहीं है, हम एंगर में है, ठीक है नहीं है, तो कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट मोमेंट में वर्क करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट में वर्क करता है। और जब बॉडी रेस्ट में वर्क करती है, ये नर्वस सिस्टम रेस्ट में वर्क करता है, तो उस वक्त डाइजेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। तो डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उस वक्त हम हमारे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है बॉडी में वो बन रहे होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कर रहा होता है तो वो ड्रास्टिकली कंज्यूम हो रहे होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शन को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया, देखिए ये सब समझना जरूरी क्यों है, एक बार मैं फिर से यहाँ इंटरफेयर कर रहा हूँ, ये सब समझना जरूरी क्यों है? ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज है इट इज रिलेटेड विथ आवर फूड। अगर हम फूड के सही कंपोनेंट ले रहे हैं और रिक्वायर्ड मिनरल्स, रिक्वायर्ड केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, तो we will get the right kind of information to the brain and we will get the right response from the brain। और अगर ब्रेन एक्टिवली वर्क करेगा तो फर्स्ट थिंग कि हमारी जो बॉडी है वो उसका स्ट्रॉन्ग लेवल हमेशा बना रहेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है कि हेडेक होता है, लेजीनेस होता है, स्टोमक ठीक नहीं है, इस वजह से हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनती है, स्टडी आवर्स नहीं बनते हैं, सिटिंग आवर्स नहीं बनते। तो बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं है, हम सोचते हैं कि भाई कल से मैं सोच लूंगा कि अब मैं आज नहीं पढ़ पाया कल पढ़ूंगा। इमोशन लेवल पे वो वर्क नहीं होता है, क्योंकि आप एक फोर्सफुली इमोशन अपने ब्रेन में डाल रहे हो, लेकिन ब्रेन उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रखेगा। लंबे टाइम तक वर्क वही करेगा जब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सही जाएगी। अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सही जाएगी तो ब्रेन का रेस्पॉन्स प्रॉपर होगा, और इंफॉर्मेशन सही जाने के लिए जरूरी है कि हम फूड हैबिट्स को हमारा देखें। तो अगर फूड हैबिट्स ठीक होंगी, डाइजेशन ठीक होगा, मिनरल्स विटामिन बॉडी में ठीक होंगे, तो वी विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन। और अगर ब्रेन में राइट इंफॉर्मेशन होगी तो देन वी विल गेट राइट एटीट्यूड टू वर्क। देन इफ यू टेक द डिसीजन कि मुझे कंसंट्रेशन के साथ वर्क करना है, तो यू विल गेट द प्रॉपर रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। हम इन चीजों पे वर्क नहीं करते, हम केवल इमोशन बेस पे वर्क करते हैं, तो हमारे लिए वर्कआउट नहीं करता इमोशन लेवल का जो वर्क है। तो इट इज नीडेड कि हम इन सारी बातों पर भी वर्क करें। सो कम टू द पॉइंट, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है। एक हो गया सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो हमारी जो नर्व्स है या डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन है, जैसे हम कहें टेस्ट, स्मेल, टच, साइट, हियरिंग, इन सब के थ्रू हम एक इंफॉर्मेशन आउटर एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे हैं उनको लेकर हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन नर्व्स ले जाकर, मतलब इनको हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन नर्व्स ले जाकर कहाँ ले जाएगी?
ये रेस्पॉन्स जो हमारे कहेंगे न्यूरॉन्स होंगे वहां तक जाएगा। जब ये इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो इनके साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंटीग्रेशन के साथ वर्क करती है। वो इंटीग्रेशन किस चीज का होगा? हमारी पास्ट मेमोरीज का। अब पास्ट मेमोरीज में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी आ सकता है कि सिमिलर पास्ट में उसी एक्टिविटी के लिए हमने क्या एक्शन दिखाया था। जेनेटिक्स भी आ सकता है कि जेनेटिकली हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर कर रहे हैं। तो पास्ट मेमोरीज में जेनेटिकली जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करके लाए हैं प्लस जो हमारी एक्सपीरियंस से हमने गैदर की है वो होगी। हमारी इमोशनल स्टेट कैसी है, माइंड स्टेट कैसा है उस वक्त, या माइंड में और कौन कौन से इमोशन साथ साथ में चल रहे हैं वो भी इंटीग्रेशन में आएंगे। और हमारा नॉलेज लेवल क्या है, मतलब हमने क्या पढ़ रखा है इस तरह के इंफॉर्मेशन में, तो वो नॉलेज लेवल भी उससे रिलेटेड अब जो भी हमारा हमने प्रीवियस नॉलेज गेन किया है इन सब के साथ इंटीग्रेट होके ये स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक नहीं है? और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंबाइंड इंफॉर्मेशन our nervous system will produce a response और वो रेस्पॉन्स फिर एक एक्शन में कन्वर्ट होगा। राइट। अब ये रेस्पॉन्सेस भी दो तरह के हैं, एक है वॉलंटरी और कॉन्शियस रेस्पॉन्सेस और एक है इनवॉलंटरी। अब देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे हमारी ग्लैंड्स का जो इंफॉर्मेशन है वी कांट कंट्रोल इट। मसल में कॉन्ट्रैक्शन है तो बहुत सारे जैसे डाइजेशन है। अब डाइजेशन के जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोनोमसली अपने आप ही होते रहते हैं, वी कांट कंट्रोल इट। हाँ वो सही तरीके से वर्क करे उसके लिए हम मैकेनिज्म डिसाइड कर सकते हैं पर वो होते अपने आप ही रहेंगे। और कॉन्शियस की हमें क्या सोचे, हम क्या डिसीजन लिया है, आगे क्या एक्शन करना है, ये जो रेस्पॉन्सेज है ये हम कह सकते हैं वॉलंटरी रेस्पॉन्सेज है। देखिए अब ये सारे रेस्पॉन्सेज चाहे से वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो ये प्रॉपरली वर्क करे, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो प्रॉपरली जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा गट है वो हेल्दी रहे, क्योंकि अगर गट हेल्दी रहेगा तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं होगी। हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों रेस्पॉन्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं और वो दोनों रेस्पॉन्सेज प्रॉपर रहेंगे। और अगर दोनों रेस्पॉन्सेज प्रॉपर रहेंगे तो नो डाउट मतलब वी विल वर्क बेस्ट। आप सोचिए कि अगर हम ये चीज कर पाए ड्यूरिंग दिस 2 3 4 5 मंथ्स कि हमने हमारे गट को हेल्दी बना लिया और हमारे जितने ये रेस्पॉन्सेज है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर हो गए, तो डेफिनेटली एटलीस्ट हम मैं कह सकता हूँ कि 5 to 10 years लाइफ हमारी इंक्रीज होगी, हमारे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हम हेल्दी बनेंगे। इट इज नॉट रिलेटेड विथ योर स्टडी ओनली, वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। आपको आप सोचिए कि अगर 10 years आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाइफ में कितनी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाइफ में इंक्रीज हो गई तो उसी मतलब आपके ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर में कितने, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम यही है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए टाइम कितना मिलता है। इसी 25 ईयर्स की एज में एक यंग पर्सन एक्ट करना वर्क करना स्टार्ट करता है और 45 एक एज है मैक्सिमम है। तो आप 20 ईयर्स एक मान सकते हैं आपके पास में रिस्क लेने की पॉसिबिलिटीज होती है। 45 के बाद में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज लगभग जीरो हो जाती है। वी हैव ओनली फ्यू एक्सेप्शनल केसेस जहां पर 45 के बाद में ये सजेस्ट किया जा सकता है कि आप रिस्क ले लो। तो अगर वो 10 ईयर्स और इंक्रीज हो जाए आपकी लाइफ में ये, तो आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को 50% इनहांस कर सकते हैं। तो आप सोचिए लाइफ में ग्रोथ के चांसेस कितने हो सकते हैं। और यही आज राइट टाइम हो सकता है यू गिव योर स्ट्रॉन्ग विल पावर कि कम से कम एक चीज हम लाइफ में अचीव कर लें। तो अब हेल्दी गट को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा एक इंफॉर्मेशन हम और गेन कर सकते हैं कि गट में एक्चुअली फंक्शन मेनली कौन करता है। तो जो मेजर फंक्शन है गट में वो है ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन गट में रहते हैं। और इन बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया
और अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया को हम सिम्बायोन्ट्स भी बोलते हैं और अनहेल्दी को पैथोजेंस भी बोलते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया क्या करते हैं? सर्टेनली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, कुछ विटामिन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। कि बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमीनो एसिड उसमें बहुत बड़ा हेल्प करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया बॉडी में प्रॉपर्ली वर्क करें और सफिशिएंट नंबर में रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या होगा? इस सब का अपोजिट होगा, बॉडी में विटामिन अच्छे नहीं होंगे, अमीनो एसिड्स प्रॉपर्ली नहीं होंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हम वीक बनेंगे, इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉब्लम पता ही है आपको। अब दोनों आपस में आप कह सकते हैं कि हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया के बीच फाइट चलती रहती है कि अगर हेल्दी बैक्टीरिया प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में रखते हैं पैथोजेंस को भी, वो पैथोजेंस नहीं बढ़ पाते। पर अगर हेल्दी बैक्टीरिया कम हो गए तो पैथोजेंस को पावर मिल जाता है, और पैथोजेंस को पावर मिलने से वो क्या करेंगे, मतलब वो बॉडी में दूसरे नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, ठीक नहीं? तो अगर हेल्दी बैक्टीरिया प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं तो दे कीप चेक ऑन पैथोजेंस। हेल्दी बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं इंटेस्टाइन में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, इनको शॉर्ट में बोलते हैं हम HCF। ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये हमारी म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है उसकी स्ट्रेंथन को बढ़ाते हैं इंटेस्टाइन में। उससे क्या होता है कि जो एसेंशियल मिनरल्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। कई बार हम खाना खाते हैं और वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब भी नहीं होता हमारी बॉडी में, अगर बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा नहीं होगा। तो कई बार हमको लगता है कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं पर वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। अच्छा, इन बैक्टीरियाज को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, कैसे प्रॉपर बनाए रखें जो हेल्दी बैक्टीरियाज है, इसको समझने के लिए हम दो टर्म और समझते हैं। एक टर्म है प्रीबायोटिक्स और एक है प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक क्या है? फूड फॉर द हेल्दी बैक्टीरिया। अगर हम ये समझे कि हमको हमारी गट पे हेल्दी बैक्टीरिया को पालना है, सरवाइव कराना है, उनको हेल्दी रखना है उनको, ठीक नहीं? तो उनको जो फूड चाहिए, उनके सर्वाइवल के जो फूड चाहिए उसका ही ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये वैसी बात है कि हमें हमारी बॉडी के लिए अगर फूड चाहिए और उस फूड का प्रॉपर हमको अब डाइजेशन चाहिए, एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो जरूरी है कि हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है उनके फूड का हम ध्यान रखें ताकि वो हमारे फूड का ध्यान रखें, ठीक है नहीं? तो हम हमारे गट के बैक्टीरिया का ध्यान रखेंगे तो हमारे बैक्टीरिया हमारा ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है नहीं? तो अब इनके लिए फूड क्या है? इनके लिए फूड है, आप जितनी भी ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, बीन्स खाइए, ऑनियंस, गार्लिक, होल व्हीट, स्पिनच, बनानाज, ओट्स, सोयाबीन। तो हमारी डेली लाइफ स्टाइल में अगर हम इन सब चीजों को इंक्लूड करेंगे तो ये सारे फूड हैं हेल्दी बैक्टीरिया के लिए। सेकेंड टर्म हमने वर्ड यूज किया था प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आर live bacteria found in the fermented foods. That we consume from outside to improve the number of healthy bacteria inside our gut. इनमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इसी हमारे इंडियन कल्चर में ये सारी चीजें पहले से ही पता है और हमारे फूड में ये सारी इंक्लूडेड है। बस फर्क ये है कि आज हम इन सब चीजों को उतना लाइक नहीं करते। योगर्ट, मतलब अब दही जो है हमें डेली खाना चाहिए, खासकर समर्स में,
पिकल्स हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। देयर आर सोर्सेज कि हम ऑयल की बात करते हैं तो वो हम किसी आगे वाली सीरीज में कहीं बात करेंगे, पर पिकल्स इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। जैसे हमारे कल्चर में ढोकला है, ढोकला इज ए फर्मेंटेड फूड, एप्पल सिडार है बट विथ मदर। तो some part of you see these things should be included in our food so that, क्योंकि कुछ ना कुछ जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होते रहते हैं हमारे गट में, तो उनके नंबर को हम सफिशिएंट रखें। उसके लिए जरूरी है कि हमारी फूड हैबिट्स में ये सारी चीजें हम इंक्लूड करें। तो ये मैंने डिस्कस किया कि क्या चीज हमारी फूड में हमको इंक्लूड करना चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट कि कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया के लिए डेंजरस है, वो उनको किल करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो किल करते हैं, तो बिगेस्ट जो सोर्स है चिकनिंग है, उनमें एक नाम है AGE, आगे डिस्कस करेंगे हम। रेड मीट बैक्टीरिया को काफी हद तक किल करता है। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। फ्राइड फूड्स, फूड एडिटिव्स, एडवांस ग्लाइकेटायन एंड प्रोडक्ट्स, AGEs, इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को किल करती है। अब एंटीबायोटिक्स जब हम यूज करते हैं तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करते हैं। हमारी बॉडी में कई बार आप कह सकते हैं आउटसाइड से बैक्टीरिया आ जाते हैं और उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। पर एंटीबायोटिक्स को जब हम यूज करते हैं, दे एंटीबायोटिक्स डू नॉट नो कि कौन से गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, दे किल ऑल। तो हम अगर लॉन्ग टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो वो गुड बैक्टीरिया को भी किल करेंगे। AGE क्या है? Harmful compounds that are formed when protein and fat combine with sugar in the blood. बिगेस्ट सोर्स ऑफ AGE क्या है? जब हम फूड को बहुत हाई टेम्परेचर के साथ एक्सपोज करते हैं और बार बार एक्सपोज किए जाते हैं, although इस सारी प्रोसेस से फूड का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, नॉर्मली हमें अच्छा लगता है। जैसे फ्राइंग, समोसा खाएं या कोई भी डीप फ्राइंग की जो चीजें खाते हैं, टेस्ट में थोड़ा हमें डिफरेंट लगती है, अच्छी लगती है। पर इससे जो स्ट्रक्चर है फूड की वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कंपोनेंट है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसका सबसे ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट होता है हमारे गुड बैक्टीरिया पे, गट में। तो जितने भी हम ये फ्राइंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, एनिमल मीट, खासकर रेड मीट ठीक नहीं है, ये एजीज के बिगेस्ट जो है कंट्रीब्यूटर है। और इन सब चीजों का जाकर इंपैक्ट कहाँ पड़ता है? मेजरली हम कह सकते हैं 3 जगह या 3 तरह की डिजीज में ये रोल प्ले करते हैं। डायबिटीज में, और वंस डायबिटीज विल इंक्रीज, आपकी हार्ट डिजीज विल इंक्रीज, किडनी विल फेल। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इन चीजों को अवॉइड करें। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें हमारे गट में गुड बैक्टीरिया को, हेल्दी बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। although I know it is difficult but you can start it। अगर आप डेली केवल 5 मिनट इस चीज को सोचने में देंगे और अपने आप को रिकॉल करेंगे कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इट विल हेल्प यू ए लॉट। इट इज नॉट ओनली कि आपकी हैबिट्स चेंज होगी, आपके स्टडी आवर्स चेंज होंगे, आपके सिटिंग आवर्स चेंज होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन में हमारी फूड हैबिट्स ही। आई विल टेक इट इन 2-3 मोर सीरीज, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस चीज को स्टार्ट करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड इसके फायदे होंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम फूड हैबिट्स के बारे में और डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसके नोट्स बनाकर अपने टेबल के आगे लिखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट आल्सो, राइट।